इंडिया में हर साल लाखों बच्चे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। कोटा जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। उनकी आंखों में सपना होता है आईआईटी का, आईआईएम का, एक सिक्योर जॉब का, एक स्टेबल सैलरी का। लेकिन आज हम जिस लड़के की बात करने जा रहे हैं, उसकी कहानी किसी क्लासरूम में शुरू नहीं हुई। उसकी कहानी शुरू हुई इंडिया के एक ऐसे हिस्से में जहां लोग सपने देखने से पहले सर्वाइवल की सोचते हैं। ये कहानी रायागढ़ ओडिशा की है। एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो उस वक्त नक्सल अफेक्टेड माना जाता था, जहां टेक्नोलॉजी का मतलब था एक बेसिक फोन और स्टार्टअप का मतलब किसी को पता भी नहीं था। वहां एक लड़का पैदा हुआ, रितेश अग्रवाल। आज दुनिया उसे ओयो के फाउंडर के रूप में जानती है, एक सेल्फ मेड बिलियनियर के रूप में जानती है। लेकिन बिलियनियर्स रातों रात नहीं बनते। उनके बनने के पीछे एक पागलपन होता है, एक जिद होती है जो लॉजिक को नहीं मानती। रितेश अग्रवाल की जिद थी कि उन्हें नॉर्मल नहीं रहना था। सोचिए, एक 8 साल का बच्चा है, रायागढ़ जैसी जगह में रहता है। उसके पास कंप्यूटर सीखने के रिसोर्सेज लिमिटेड है। वो क्या करता है? वो अपने बड़े भाई की कोडिंग बुक्स उठाता है। उस उम्र में जब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या कार्टून्स देखते हैं, रितेश बेसिक और पास्कल लैंग्वेज सीख रहा था। उसे समझ नहीं आता था कि ये कोड कहाँ यूज होगा, लेकिन उसे ये पता था कि कंप्यूटर एक मैजिक बॉक्स है। अगर आप इससे बात करना सीख गए तो आप दुनिया बदल सकते हो। ये क्यूरियोसिटी ही थी जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। लेकिन रितेश सिर्फ एक नर्ड नहीं था, उसके अंदर एक धंधा यानी बिजनेस करने का कीड़ा था। 13 साल की उम्र में जब हम पॉकेट मनी के लिए पेरेंट्स के आगे हाथ फैलाते हैं, रितेश ने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। उसने देखा कि लोगों को मोबाइल नंबर्स में पैटर्न पसंद है। किसी को एंड में 786 चाहिए, किसी को 007 चाहिए। रितेश ने सिम कार्ड्स खरीदना शुरू किए और उन्हें प्रीमियम प्राइस पर बेचना शुरू किया। ये कोई सिलिकॉन वैली स्टार्टअप नहीं था, ये प्योर स्ट्रीट स्मार्टनेस थी। इस छोटे से धंधे ने रितेश को बिजनेस का सबसे बड़ा लेसन सिखाया, सप्लाई और डिमांड। अगर आप कस्टमर को वो दे सकते हो जो उसे चाहिए, लेकिन आसानी से मिल नहीं रहा, तो आप पैसा बना लोगे। फिर आया वो टाइम जब हर मिडिल क्लास फैमिली का प्रेशर पीक पर होता है, क्लास 10th के बाद। रितेश को भेज दिया गया कोटा। मकसद साफ था, आईआईटी जेई क्रैक करो, इंजीनियर बनो, लाइफ सेट करो। लेकिन कोटा में रितेश का दिमाग फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज में नहीं लग रहा था। वो वहाँ की भीड़ में घुटन महसूस कर रहा था। उसे लगता था कि दुनिया क्लासरूम के बाहर है। वो वीकेंड्स पर जब बाकी बच्चे कोचिंग क्लासेस में ग्राइंड कर रहे होते थे, रितेश चुपके से ट्रेन पकड़ता और दिल्ली भाग जाता। दिल्ली क्यों? क्योंकि दिल्ली में इवेंट्स होते थे, स्टार्टअप्स के मीटअप्स होते थे, वहाँ एंटरप्रेन्योर्स आते थे। रितेश वहाँ जाता, पीछे की सीट पर बैठता और सिर्फ सुनता। वो ऑब्जर्व करता कि ये लोग बातें क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन क्या होती है, फंडिंग कैसे मिलती है, प्रोडक्ट कैसे बनता है। एक 16-17 साल का लड़का जिसके पास न डिग्री थी न एक्सपीरियंस, वो इंडिया के टॉप ब्रेन्स के बीच बैठकर बिजनेस सीख रहा था। वहां उसने रियलाइज किया कि आईआईटी उसका रास्ता नहीं है, उसका रास्ता कुछ और है। वापस कोटा आकर रितेश ने पढ़ाई ऑलमोस्ट छोड़ दी। उसने किताब लिखी, इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस अ कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। मजाक की बात देखो, जो लड़का खुद कॉलेज ड्रॉप करने का प्लान बना रहा था, वो दूसरों को बता रहा था कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। ये ऑडेसिटी थी, ये कॉन्फिडेंस था। फिर उसने अपना पहला टेक वेंचर ट्राई किया, ओरेवल स्टेज। ये 2011-12 का वक्त था। एयरबीएनबी दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा था। रितेश का आइडिया सिंपल था, इंडिया का एयरबीएनबी बनाना। एक वेबसाइट जहां लोग सस्ते होटल्स, बेड एंड ब्रेकफास्ट ढूंढ सकें और बुक कर सकें। उसने वेबसाइट बनाई, लिस्टिंग्स डाली और ट्रैफिक आना शुरू हुआ। शुरू में लगा कि बस लाइफ सेट है, स्टार्टअप चल पड़ा है। लेकिन यहाँ रितेश को बिजनेस की असली सच्चाई का सामना करना पड़ा। ओरेवल स्टेज फेल होने लगा। क्यों? क्योंकि इंडिया अमेरिका नहीं है। एयरबीएनबी अमेरिका में चलता है क्योंकि अगर आप किसी के घर में रूम बुक करते हो, तो आपको पता है कि रूम साफ होगा, बाथरूम क्लीन होगा। इंडिया में बजट होटल का मतलब था गंदा रूम, गंदे बाथरूम, टूटे हुए टैप्स, एसी जो चलता नहीं है, बदबूदार चादरें। रितेश ने वेबसाइट तो बना दी थी, लेकिन वो एक्सपीरियंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कस्टमर्स बुक करते, होटल पहुंचते और फिर रितेश को गालियां देते। वेबसाइट पर तो फोटो अच्छी लगाई थी, यहाँ तो कॉकरोचेस घूम रहे हैं। रितेश के पास पैसे खत्म हो रहे थे, फंडिंग मिल नहीं रही थी। इन्वेस्टर्स कहते थे तुम बच्चे हो, तुम्हें हॉस्पिटैलिटी का क्या पता। एक वक्त ऐसा आया जब रितेश के पास रहने की जगह नहीं थी। वो दिल्ली में एक अपार्टमेंट में रहता था जिसका रेंट वो दे नहीं पाया। लैंडलॉर्ड ने उसका सारा सामान, कपड़े, लैपटॉप, बैग उठाकर सीढ़ियों पर फेंक दिया। रितेश जब वापस आया तो दरवाज़ा लॉक था और सामान बाहर पड़ा था। उस रात उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 23 रुपए थे, 23 रुपीज़।
सोचिए उस सिचुएशन को, एक टीनेजर अनजान शहर में सड़क पर खड़ा है, जेब खाली है, स्टार्टअप फेल हो रहा है, घर वापस जा नहीं सकता क्योंकि पेरेंट्स को तो ये पता है कि बेटा पढ़ाई कर रहा है। अगर वो चाहता तो हार मान लेता, वापस राया गढ़ा चला जाता, लेकिन यही वो मोमेंट है जो विनर्स को लूजर्स से अलग बनाता है। रितेश ने हार नहीं मानी, वो उन होटल्स में गया जिन्हें वो लिस्ट करता था और वहां रिक्वेस्ट करके फ्री में या सस्ते में नाइट स्पेंड करने लगा। इन्हीं रातों में जब वो गंदे होटल्स के बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसे अपना $1 बिलियन इनसाइट मिला। उसने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम डिस्कवरी की नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग होटल ढूंढ नहीं पा रहे, प्रॉब्लम ट्रस्ट की है, प्रॉब्लम स्टैंडर्डाइजेशन की है। उसने सोचा कि अगर मैं मैकडॉनल्ड्स की तरह होटल्स को स्टैंडर्डाइज कर दूं तो, जैसे आप दुनिया में कहीं भी मैकडॉनल्ड्स जाओ आपको पता है बर्गर का टेस्ट कैसा होगा, वैसे ही अगर मैं इंश्योर कर दूं कि एसी चलेगा, टीवी चलेगा, वाईफाई होगा और चादर साफ होगी तो कस्टमर खुशी खुशी आएगा। लेकिन इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे चाहिए थे और रितेश के पास कुछ नहीं था। तभी उसने एक मूवी देखी, द सोशल नेटवर्क, मार्क जकरबर्ग की। वहां उसने पीटर थियल का नाम सुना। पीटर थियल पेपैल के फाउंडर और फेसबुक के फर्स्ट इन्वेस्टर। उन्होंने एक फेलोशिप निकाली थी, थियल फेलोशिप। ऑफर सिंपल लेकिन क्रेजी था। हम तुम्हें $100,000, उस वक्त के हिसाब से करीब 50 से 60 लाख रुपए देंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें कॉलेज ड्रॉप आउट करना होगा और 2 साल तक अपना स्टार्टअप बिल्ड करना होगा। रितेश ने अप्लाई कर दिया। पूरी दुनिया से एप्लीकेशंस आई थीं। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, एमआईटी के स्टूडेंट्स लाइन में थे। उनके बीच में रितेश, जिसका इंग्लिश एक्सेंट थोड़ा देसी था, जिसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी। इंटरव्यू के लिए उसे कैलिफोर्निया बुलाया गया। वहां पीटर थियल ने उससे पूछा कि तुम बाकियों से अलग कैसे हो। रितेश ने कोई फैंसी टेक जार्गन यूज नहीं किया। उसने ग्राउंड रियलिटी बताई। उसने बताया कि कैसे उसने खुद उन गंदे होटल्स में रातें बिताई हैं। उसने बताया कि इंडिया में प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं, भरोसा है। पीटर थियल को उसकी आंखों में वो भूख दिखी जो डिग्री वालों में नहीं थी। रितेश अग्रवाल बन गए फर्स्ट इंडियन थियल फेलो। वो $100,000 रितेश के लिए सिर्फ पैसा नहीं था, वो एक टिकट था, एक वैलिडेशन था कि उसका आइडिया दमदार है। वापस इंडिया आकर ओरेवल स्टेज को बंद किया और लॉन्च किया ओयो रूम्स। लेकिन आइडिया होना और उसे एग्जीक्यूट करना दो अलग बातें हैं। रितेश ने गुड़गांव में एक होटल ढूंढा। वो होटल बिल्कुल खाली पड़ा रहता था। ओनर परेशान था। रितेश उसके पास गया और बोला, अंकल, मैं आपका होटल चलाऊंगा, बस मुझे कुछ चेंजेस करने दीजिए। ओनर के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, उसने हाँ बोल दिया। रितेश ने कोई हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं किया, उसने बस 3 चीजें बदली। पहला, लाइटिंग, ट्यूब लाइट्स हटाकर वार्म लाइट्स लगाई। दूसरा, लिनन, सफेद चादर विद अ रेड रनर। सफेद चादर इसलिए क्योंकि सफेद पर दाग छुपते नहीं हैं, तो कस्टमर को सफाई का भरोसा होता है। तीसरा, टॉयलेटरीज, एक छोटी सी ओयो ब्रांडेड किट। उसने होटल का नाम बदलकर ओयो रख दिया। प्राइस रखा ₹999। फोटो खींची और वेबसाइट पर डाल दी। जादू देखिए, जो होटल पहले खाली रहता था वो पहले ही हफ्ते में फुल हो गया। ऑक्यूपेंसी 19% से सीधा 90% पहुंच गए। ओनर पागल हो गया खुशी से। कस्टमर खुश थे क्योंकि उन्हें ₹999 में एक साफ एसी रूम मिल रहा था। और रितेश को अपना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल गया। उसे पता चल गया था कि उसने कोड क्रैक कर लिया है। अब रितेश के पास एक मॉडल था, एसेट लाइट मॉडल। मतलब होटल उसका नहीं है, बिल्डिंग उसकी नहीं है, स्टाफ उसका नहीं है। वो सिर्फ ब्रांड और टेक्नोलॉजी दे रहा है। वो होटल ओनर्स के पास जाता और कहता, आपका होटल खाली है, मेरा बोर्ड लगाओ, मेरे स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, मैं आपको कस्टमर दूंगा। होटल ओनर्स के लिए ये विन विन था। लेकिन अब चैलेंज था स्केल करने का। एक होटल से 10, 10 से 100, 100 से 1000। इसके लिए फंडिंग चाहिए थी। इंडिया के इन्वेस्टर्स अभी भी स्केप्टिकल थे। उन्हें लगता था कि होटल ऑपरेशंस बहुत मुश्किल काम है, एक 19-20 साल का लड़का इसे संभाल नहीं पाएगा। रितेश वेंचर नर्सरी गया, वहां से सीड फंडिंग उठाई, फिर लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स के बेजुल सुमाया से मिला। बेजुल ने रितेश में वही स्पार्क देखा जो पीटर थियल ने देखा था। लाइट स्पीड ने $600,000 यानी करीब 4 करोड़ लगाए। जैसे ही पैसे आए, रितेश ने स्पीड बढ़ा दी। वो गुड़गांव से निकलकर दिल्ली, नोएडा और दूसरे शहरों में फैलने लगा। वो दिन रात काम करता, खुद होटल्स में जाता, बेडशीट्स चेक करता, रिसेप्शनिस्ट्स को ट्रेन करता। उसने एक ऐप बनाया जिससे कस्टमर 3 टैप्स में रूम बुक कर सकता था। उस जमाने में होटल बुकिंग में 10-15 मिनट लगते थे। ओयो ने उसे 10 सेकंड्स कर दिया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब सीन में एंटर हुए मासायोशी सोन और सॉफ्ट बैंक। मासायोशी सोन दुनिया के सबसे अग्रेसिव इन्वेस्टर माने जाते हैं। उन्होंने अलीबाबा में पैसा लगाया था, याहू में पैसा लगाया था। उन्हें क्रेजी फाउंडर्स पसंद थे। जब रितेश मासायोशी सोन से मिले तो मासा ने उनसे बिजनेस प्लान नहीं पूछा, उन्होंने रितेश के विजन को टेस्ट किया। रितेश ने कहा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा होटल चेन बनना चाहता हूं। मासा ने मुस्कुराकर कहा, तुम अभी भी छोटा सोच रहे हो।
सॉफ्ट बैंक ने ओयो में पैसा पंप करना शुरू किया। एक $100 मिलियन, फिर $800 मिलियन, फिर $1 बिलियन। ये नंबर्स इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अनहर्ड थे। इतना पैसा आने के बाद ओयो ने ब्लिट्स स्केलिंग शुरू की। ब्लिट्स स्केलिंग का मतलब है ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट्स। रितेश ने अपनी टीम को टारगेट दिया, हर दिन नए होटल्स ऐड करने हैं, हर शहर में ओयो का बोर्ड दिखना चाहिए। ओयो की ग्रोथ स्पीड इनसेन थी। एक वक्त ऐसा आया जब ओयो हर 24 घंटे में एक नया होटल खोल रहा था। लोग कहते थे कि आप इंडिया के किसी भी शहर में चले जाओ, आपको रेड और वाइट ओयो का बोर्ड जरूर दिखेगा। रितेश ने सिर्फ बजट होटल्स नहीं, बल्कि ओयो टाउन हाउस, प्रीमियम, ओयो होम, ओयो लाइफ, पीजीज भी लॉन्च कर दिए। लेकिन इस तेज रफ्तार ग्रोथ के पीछे एक तूफान बन रहा था। जब आप इतनी तेजी से बढ़ते हैं तो चीजें टूटती हैं, क्वालिटी कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, होटल ओनर्स नाराज होने लगते हैं, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स बढ़ने लगती हैं। रितेश अग्रवाल, जो अब इंडिया के सबसे यंग बिलियनर बन चुके थे, उन्हें अब सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना बाकी था। दुनिया उन्हें सक्सेस स्टोरी मान रही थी, लेकिन बैकएंड पर आग लगनी शुरू हो गई थी। और रितेश ने एक और ऑडिशियस डिसीजन लिया, चाइना जाने का। एक ऐसा मार्केट जहां अमेजन और ऊबर जैसे जायंट्स फेल हो गए थे, वहां एक इंडियन कंपनी जाने की हिम्मत कर रही थी। क्या रितेश का चाइना बेट काम करेगा? क्या ओयो अपनी क्वालिटी मेंटेन कर पाएगा, या फिर ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा? ये हम देखेंगे पार्ट 2 में। जब रितेश अग्रवाल ने कहा कि वो चाइना जाना चाहते हैं, तो लोगों ने कहा ये सुसाइड मिशन है। चाइना? वहाँ गूगल फेल हो गया, उबर फेल हो गया, अमेज़न फेल हो गया, तुम एक इंडियन स्टार्टअप होकर वहाँ कैसे टिकोगे? लेकिन रितेश का लॉजिक अलग था। उन्होंने कहा, दुनिया में 2 ही मार्केट हैं जहाँ स्केल मैटर करता है, इंडिया और चाइना। अगर मैं सिर्फ इंडिया में रह गया, तो मैं कभी ग्लोबल जायंट नहीं बन पाऊंगा। 2017 में ओयो ने चुपचाप चाइना में एंट्री मारी। रितेश ने वहां एक गलती नहीं की जो बाकी अमेरिकन कंपनीज करती थी। अमेरिकन कंपनीज अपने मैनेजर्स को चाइना भेजती थी, जो वहां जाकर इंग्लिश में ऑर्डर देते थे। रितेश ने कहा, ओयो चाइना एक चाइनीज कंपनी होगी। उन्होंने लोकल चाइनीज लीडरशिप हायर की, नाम रखा ओयो जियोदियन। वहां के लोगों को लगा ही नहीं कि ये कोई इंडियन कंपनी है। स्ट्रैटेजी वही थी, ब्लिट्ज स्केलिंग, तेजी से फैलो। चाइना का मार्केट इंडिया से भी बड़ा था, और वहां भी वही प्रॉब्लम थी, अनब्रांडेड गंदे होटल्स। ओयो ने वहां आग लगा दी। सिर्फ 18 महीने के अंदर, ध्यान से सुनिए, सिर्फ 18 महीने के अंदर ओयो चाइना की सेकंड लार्जेस्ट होटल चेन बन गई। उन्होंने 5 लाख कमरे ऐड कर लिए थे। ये स्पीड ह्यूमनली इम्पॉसिबल लग रही थी। मैरियट और हिल्टन को 50 साल लगे जो एम्पायर बनाने में, रितेश ने वो 2 साल में खड़ा कर दिया। इस ग्रोथ को फ्यूल कर रहा था सॉफ्ट बैंक का पैसा। मासायोशी सॉन का विजन क्लियर था, विनर टेक्स ऑल। उनका मानना था कि मार्केट में सिर्फ नंबर 1 प्लेयर सर्वाइव करता है, नंबर 2 की कुछ जगह नहीं होती। मासा ने रितेश को पुश किया, और तेज भागो, प्रॉफिट की चिंता मत करो, बस मार्केट कैप्चर करो। ओयो की वैल्यूएशन रॉकेट की तरह भागी, $5 बिलियन, $8 बिलियन, फिर $10 बिलियन। रितेश अग्रवाल, जो कुछ साल पहले सिम कार्ड बेच रहा था, अब एक डेकाकॉन यानी $10 बिलियन कंपनी का मालिक था। लेकिन जब आप रॉकेट पर बैठे होते हैं, तो आपको नीचे की जमीन दिखना बंद हो जाती है। ओयो के सिस्टम में दरारें आनी शुरू हो गई थी, और ये दरारें सबसे पहले दिखी उनके सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स के साथ, होटल ओनर्स। ओयो ने तेजी से ग्रो करने के लिए होटल ओनर्स को एक लालच दिया था, मिनिमम गारंटी। ओयो सेल्स टीम जाती और ओनर से कहती, आप हमें अपना होटल दे दो, हम आपको महीने का 1 लाख रुपए देंगे, चाहे कमरे बिकें या ना बिकें। होटल ओनर्स को लगा लॉटरी लग गई, उन्होंने साइन कर दिया। शुरू में पैसे आए, लेकिन जब ओयो के पास हजारों होटल्स हो गए, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये मिनिमम गारंटी मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। ऑक्यूपेंसी उतनी नहीं आ रही थी जितना उन्होंने सोचा था। ओयो अपनी जेब से पैसे जला रहा था। जब लॉसेस बढ़ने लगे, तो ओयो ने कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस करना शुरू किया। उन्होंने पेमेंट्स रोक दी। उन्होंने कहा, आपने क्वालिटी मेंटेन नहीं की, इसलिए हम पैसे काट रहे हैं। होटल ओनर्स, जिन्होंने ओयो के भरोसे अपना धंधा छोड़ दिया था, वो सड़क पर आ गए। इंडिया में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। होटल एसोसिएशंस ने ओयो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ओयो चोर है के नारे लगने लगे। चाइना में भी यही हुआ। होटल ओनर्स ओयो के ऑफिस पहुंच गए और तोड़फोड़ की। मीडिया में हेडलाइंस आने लगी, ओयो अ हाउस ऑफ कार्ड्स। इस नेगेटिव पीआर के बीच रितेश अग्रवाल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को चौंका दिया। यूजुअली फाउंडर्स अपने शेयर्स बेचकर पैसे निकालते हैं, कैश आउट करते हैं। रितेश ने उल्टा किया। 2019 में रितेश ने कहा, मैं अपने शेयर्स वापस खरीदूंगा। उसने सिकोया और लाइट स्पीड, जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे, उनके शेयर्स खरीदने का फैसला किया। लेकिन पैसे कहां से आएंगे? $2 बिलियन, यानी करीब 15,000 करोड़। रितेश के पास इतना कैश नहीं था। उसने ये पैसा कर्जे पर उठाया। उसने जापानीज बैंक से लोन लिया, और गारंटी में क्या रखा? अपने शेयर्स। इसे कहते हैं लेवरेज्ड बायआउट। ये एक हाई स्टेक्स गैम्बल था। अगर ओयो की वैल्यूएशन बढ़ती, तो रितेश दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक होते। लेकिन अगर ओयो की वैल्यूएशन गिरती, तो रितेश सड़क पर आ जाते। उनके पास कुछ नहीं बचता।
लोगों ने पूछा, रितेश तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रितेश का जवाब था, मुझे अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है, मैं कंट्रोल वापस चाहता हूं ताकि मैं लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले सकूं, ना कि बस इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए शॉर्ट टर्म ग्रोथ दिखा सकूं। रितेश ने अपनी कंपनी में स्किन इन द गेम बढ़ा दी थी। अब वह सिर्फ फाउंडर नहीं थे, वो सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए थे। सॉफ्ट बैंक के बाद सबसे ज्यादा पावर उनके पास थी। सब कुछ सही लग रहा था। रितेश ने कंट्रोल ले लिया था। उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज की, ग्रोथ से फोकस हटाकर प्रॉफिटेबिलिटी पर लगाया। उन्होंने खराब होटल्स को सिस्टम से निकालना शुरू किया। उन्होंने क्वालिटी पर ध्यान देना शुरू किया। 2020 की शुरुआत में ओयो लगभग ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचने वाला था। रितेश को लगा कि सबसे बुरा वक्त बीत गया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जनवरी 2020 में चीन के वुहान शहर से एक खबर आई, एक नया वायरस फैल रहा है। रितेश को लगा चलो चाइना में थोड़ा इम्पैक्ट होगा, लेकिन फरवरी आते आते वो वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। कोविड-19। मार्च 2020। पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई। फ्लाइट्स बंद, ट्रेन्स बंद, टूरिज्म बंद। और ओयो ओयो का बिजनेस ट्रैवल पर चलता था। रातों रात ओयो का रेवेन्यू जीरो हो गया। 90% रेवेन्यू गायब। सोचिए, आपने अभी अभी $2 बिलियन का लोन लिया है, आपके सर पर 15,000 करोड़ का कर्जा है और आपकी कमाई अचानक शून्य हो गई है। होटल ओनर्स पैसे मांग रहे हैं, बैंक्स लोन की किश्तें मांग रहे हैं, एम्प्लॉयज अपनी जॉब बचाने की दुआ कर रहे हैं। ये क्राइसिस ओयो के लिए सिर्फ बिजनेस लॉस नहीं था, ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस थी। सवाल ये नहीं था कि प्रॉफिट कब आएगा, सवाल ये था कि क्या ओयो अगले 3 महीने जिंदा रह पाएगा। क्रिटिक्स ने ओयो का ऑबिचुरी लिखना शुरू कर दिया था। ओयो इज फिनिश्ड। सॉफ्ट बैंक खुद मुसीबत में था। वी वर्क फेल हो चुका था। मासा ने रितेश को फोन किया और कहा, सिचुएशन खराब है, तुम्हें टफ डिसीजंस लेने होंगे। रितेश अग्रवाल, जो अभी भी अपने 20 में थे, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट था। एक तरफ बैंक्स थे, दूसरी तरफ नाराज होटल ओनर्स और तीसरी तरफ एक वायरस जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। क्या रितेश इस तूफान से निकल पाएंगे? क्या वो $2 बिलियन का गैम्बल उनकी बर्बादी बन जाएगा? पार्ट 3 में हम देखेंगे द रिजरेक्शन। कैसे रितेश ने पैंडेमिक के दौरान ओयो को पूरी तरह बदल दिया, कैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करके नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाए, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या वो आईपीओ ला पाएंगे? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली फाइट अब शुरू होगी। द ग्रेट रीसेट, सर्वाइविंग द जीरो रेवेन्यू नाइटमेयर। मार्च 2020। दुनिया थम गई। जो होटल्स कभी ट्रैवलर्स से भरे रहते थे, वहां अब सन्नाटा था। ओयो के डैशबोर्ड पर जो ग्राफ हमेशा ऊपर जाता था, वो एक झटके में सीधा नीचे गिर गया। रेवेन्यू 70% से 90% तक गिर चुका था। इमेजिन कीजिए, आप एक दुकान चलाते हैं और अचानक कोई आकर शटर बंद कर दे और कहे कि अगले 6 महीने तक कोई कस्टमर नहीं आएगा, लेकिन आपको किराया, बिजली का बिल और स्टाफ की सैलरी देनी पड़ेगी। ओयो के साथ यही हुआ, बस स्केल हजारों गुना बड़ा था। रितेश अग्रवाल के लिए यह सिर्फ बिजनेस क्राइसिस नहीं थी, ये एक पर्सनल नाइटमेयर था। उनके सर पर $2 बिलियन का लोन था, जो उन्होंने शेयर्स बायबैक करने के लिए लिया था। बैंक्स दरवाजे पर थे, इन्वेस्टर्स पैनिक में थे। मसायोशी सोन, जो रितेश के सबसे बड़े सपोर्टर थे, वो खुद वी वर्क के फेल होने से प्रेशर में थे। ओयो के पास कैश था, लेकिन बर्न रेट इतना ज्यादा था कि अगर रेवेन्यू जल्दी वापस नहीं आता तो ओयो बैंकरप्ट हो जाता। यहाँ रितेश ने दिखाया कि वो सिर्फ एक पीस टाइम सीईओ नहीं है, वो एक वॉर टाइम सीईओ भी हैं। उन्होंने अपने टाउन हॉल मीटिंग में एम्प्लॉइज से कहा, हमें जिंदा रहने के लिए अपने हाथ पैर काटने पड़ेंगे ताकि दिल धड़कता रहे। ये ब्रूटल था, लेकिन ज़रूरी था। ओयो ने दुनिया भर में ले ऑफ्स अनाउंस किए, हज़ारों एम्प्लॉइज को निकाला गया। ये रितेश की लाइफ का सबसे मुश्किल डिसीजन था। मीडिया ने उन्हें विलेन बनाया, सोशल मीडिया पर उन्हें गालियां पड़ी, लेकिन रितेश जानते थे कि अगर शिप को बचाना है तो बोझ कम करना पड़ेगा। सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं, ओयो ने अपने ग्लोबल एम्बिशंस को भी काट दिया। ओयो ने यूएसए और लैटिन अमेरिका में जो अग्रेसिव एक्सपेंशन किया था, उसे रोक दिया। उन्होंने रियलाइज किया कि हम हर जगह नहीं जीत सकते। उन्होंने फोकस वापस अपने कोर मार्केट्स पर लगाया, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप। द पिवट, फ्रॉम मिनिमम गारंटी टू रेवेन्यू शेयर। लेकिन कॉस्ट कटिंग से बिजनेस नहीं बचता, बिजनेस बचता है स्ट्रैटेजी चेंज करने से। रितेश ने ओयो के बिजनेस मॉडल में एक फंडामेंटल चेंज किया, जिसने कंपनी को बचा लिया। पहले ओयो मिनिमम गारंटी पर काम करता था। मतलब ओयो होटल ओनर को कहता था कि हम आपको महीने का फिक्स पैसा देंगे, चाहे रूम बिके या ना बिकें। जब मार्केट बूम पर था तब ये मॉडल सही था, लेकिन कोविड में जब रूम्स खाली थे तो ओयो मॉडल ओयो के लिए मौत का फंदा बन गया था। ओयो को खाली रूम्स के लिए भी ओनर्स को पैसे देने पड़ रहे थे। रितेश ने रातों रात मॉडल चेंज कर दिया, रेवेन्यू शेयर। उन्होंने ओनर्स से कहा, अब हम पार्टनर्स हैं,
फिक्स पैसा नहीं मिलेगा। अगर रूम बिकेगा तो पैसा बांटेंगे, अगर रूम खाली रहेगा तो नुकसान हम दोनों का। बहुत सारे होटल ओनर्स नाराज हुए, हजारों ने ओयो छोड़ दिया, कोर्ट केसेस हुए, लेकिन रितेश अड़े रहे। उन्हें पता था कि एमजी मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। धीरे धीरे ओनर्स को समझ आया कि मार्केट की हालत खराब है, कोई और कंपनी भी उन्हें फिक्स्ड पैसा नहीं देगी। रेवेन्यू शेयर मॉडल ने ओयो का रिस्क खत्म कर दिया। अब ओयो अपनी जेब से पैसे नहीं जला रहा था, ये एक असेट लाइट से रिस्क लाइट मॉडल बन गया। द टेक मोट, ओयो इज नॉट अ होटल कंपनी। इस दौरान रितेश ने एक और चीज रियलाइज की। ओयो एक रियल एस्टेट कंपनी नहीं है, ओयो एक टेक कंपनी है। दुनिया ओयो को होटल चेन समझती थी, लेकिन रितेश ने फोकस शिफ्ट किया ओयो ओएस पर। उन्होंने एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बनाया, को ओयो। ये होटल ओनर्स के लिए एक मैजिक वॉन्ड था। सोचिए, एक छोटा होटल ओनर है, उसे नहीं पता कि रूम का प्राइस क्या रखना चाहिए। अगर वो 1,000 रुपये रखता है तो शायद महंगा हो, अगर 500 रखता है तो नुकसान हो। ओयो का एल्गोरिदम, जो ऊबर की डायनामिक प्राइसिंग जैसा है, रियल टाइम में डिमांड चेक करता है। अगर आसपास कॉन्सर्ट है या शादी है तो प्राइस बढ़ा देता है, अगर डिमांड कम है तो प्राइस घटा देता है ताकि ऑक्यूपेंसी बढ़े। रितेश ने होटल ओनर्स को समझाया, आप सिर्फ होटल चलाओ, सफाई देखो। प्राइसिंग, मार्केटिंग, बुकिंग, इन्वेंट्री, ये सब मेरी टेक्नोलॉजी करेगी। ओयो की ऐप दुनिया की थर्ड मोस्ट डाउनलोडेड ट्रैवल ऐप बन गई। उन्होंने 3 क्लिक बुकिंग एक्सपीरियंस बनाया। जहां बाकी ट्रैवल ऐप्स कॉम्प्लेक्स थीं, ओयो ने बुकिंग को ओला या उबर बुक करने जितना आसान बना दिया। ये टेक्नोलॉजी ओयो का असली मोट या सुरक्षा कवच बन गई। द फाइनेंशियल कमबैक, चेजिंग ईबीआईडीए। 2021-2022 आते आते ट्रैवल वापस शुरू हुआ। रिवेंज ट्रैवल का ट्रेंड आया। लोग घरों में बंद रह रहकर थक चुके थे, वो बाहर निकलना चाहते थे। ओयो ने इस वेव को राइड किया। लेकिन इस बार रितेश का फोकस ग्रोथ पर नहीं था, इस बार फोकस था प्रॉफिटेबिलिटी पर। स्टार्टअप्स की दुनिया में एक टर्म होती है, ईबीआईडीए। आसान भाषा में, क्या आपका धंधा अपने ऑपरेशन से पैसा कमा रहा है? सालों तक ओयो लॉस मेकिंग मशीन थी। हर बुकिंग पर ओयो पैसे गंवा रहा था। लेकिन रितेश के नए मॉडल, कॉस्ट कटिंग प्लस रेवेन्यू शेयर प्लस टेक्निक, कमाल कर दिया। FY 2023 में ओयो ने हिस्ट्री क्रिएट की। पहली बार कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव हुई। सोचिए, जो कंपनी कुछ महीने पहले बैंकरप्ट होने की कगार पर थी, वो अब अपनी कमाई से अपना खर्चा चला रही है। रितेश अग्रवाल ने प्रूव कर दिया कि ओयो सिर्फ एक वीसी फंडेड बलून नहीं है, ये एक असली बिजनेस है। उन्होंने अपना कर्जा कम करना शुरू किया। $2 बिलियन का लोन जो उनके गले की हड्डी बना हुआ था, उसमें से उन्होंने काफी हिस्सा पे बैक किया, बाई बैक डेट किया। मार्केट्स में ट्रस्ट वापस आने लगा। शार्क टैंक एंड द इमेज मेकओवर। बिजनेस के साथ साथ उन्होंने अपनी इमेज पर भी काम किया। ओयो चोर है कि नेगेटिव कैंपेन्स और होटल ओनर्स के प्रोटेस्ट्स ने उनकी इमेज खराब कर दी थी। तब एंट्री हुई शार्क टैंक इंडिया की। रितेश अग्रवाल शार्क टैंक के यंगेस्ट शार्क बने। जब लोगों ने उन्हें टीवी पर देखा तो उन्हें वो रूथलेस बिलियनियर नहीं दिखा, उन्हें एक हम्बल, सॉफ्ट स्पोकन और इंटेलिजेंट लड़का दिखा जो एंटरप्रेन्योर्स की मदद करना चाहता था। रितेश ने वहां फाउंडर्स को गाइड किया, एम्पैथी दिखाई। इसने ओयो की पब्लिक परसेप्शन बदल दी। लोग समझने लगे कि रितेश कोई स्कैमर नहीं है, वो एक विजनरी है जो इंडिया से ग्लोबल ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा है। ये पीआर मास्टर स्ट्रोक था। द आईपीओ ड्रीम डिलेड। अब सब कुछ सही चल रहा था तो सवाल उठा, आईपीओ कब आएगा? रितेश ने 2021 में आईपीओ के लिए फाइल किया। वैल्यूएशन टारगेट $10 to $12 बिलियन। लेकिन तभी मार्केट क्रैश हो गया। पेटीएम का आईपीओ फ्लॉप हुआ, टेक स्टॉक्स गिरने लगे। इन्वेस्टर्स ने कहा, अब लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स का जमाना गया। रितेश ने समझदारी दिखाई, वो जिद पर नहीं अड़े। उन्होंने आईपीओ विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा, मैं तब आईपीओ लाऊंगा जब मैं पूरी तरह प्रॉफिटेबल होऊंगा, मैं पेटीएम वाली गलती नहीं करूंगा। उन्होंने वैल्यूएशन कट एक्सेप्ट किया। सॉफ्ट बैंक ने ओयो की इंटरनल वैल्यूएशन कम कर दी, $10 बिलियन से घटकर $2.7 बिलियन हो गई। एक आम फाउंडर इसे ईगो इशू बना लेता, लेकिन रितेश ने इसे एक्सेप्ट किया। वैल्यूएशन कागज पर होती है, पैसा बैंक में होता है। उनका फोकस बिजनेस स्ट्रांग करने पर रहा, वैल्यूएशन चेस करने पर नहीं। द मैच्योरिटी ऑफ रितेश अग्रवाल। आज का रितेश अग्रवाल वो 19 साल का लड़का नहीं है जो मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स में बिलीव करता था। आज वो एक मैच्योर लीडर हैं। उन्होंने सीखा है कि बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं, लोगों से चलता है। उन्होंने होटल ओनर्स के साथ रिश्ते सुधारे हैं। उन्होंने पार्टनर सेटिस्फैक्शन पर फोकस किया है। अब वो हर शहर जीतने की कोशिश नहीं करते, वो वहां खेलते हैं जहां वो जीत सकते हैं। यूरोप में ओयो का वेकेशन होम्स बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। इंडिया और इंडोनेशिया में बजट होटल्स में उनका राज है। ओयो की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रितेश के सामने अभी भी चैलेंजेस हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है, एयरबीएनबी अग्रेसिव हो रहा है, टाटास जैसे ताज भी जिंजर होटल्स के साथ बजट मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन रितेश अग्रवाल ने एक चीज साबित कर दी है, वो गिरकर उठना जानते हैं। रायगढ़ का लड़का जिसने सिम कार्ड बेचे, जिसने हाउस कीपिंग की, जिसने सड़क पर रातें बिताई, उसने दुनिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनीज में से एक खड़ी कर दी। द फाइनल वर्डिक्ट, लेसन्स फ्रॉम द सर्वाइवर।
अब हम रितेश अग्रवाल की कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। हमने देखा कि कैसे एक 19 साल के लड़के ने ओयो शुरू किया, कैसे सॉफ्ट बैंक के पैसे पर दुनिया जीतने निकला और कैसे कोविड के तूफान में सब कुछ खोने की कगार पर आ गया। लेकिन पार्ट 4 में हम बिजनेस की बात नहीं करेंगे, हम माइंडसेट की बात करेंगे। ओयो आज जिंदा है, लेकिन वी वर्क जैसी कंपनियां डूब गईं। ऐसा क्या था रितेश के दिमाग में जिसने उन्हें बचा लिया? ऐसा क्या स्पेशल है उस लड़के में जो रायागढ़ा से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े टाइकून्स के साथ टेबल पर बैठता है? आज हम डिकोड करेंगे द रितेश अग्रवाल प्लेबुक। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, स्टूडेंट हैं या लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये 5 लेसन्स आपके लिए गोल्ड माइन है। लेसन 1, द ओडेसिटी टू आस्क। बेशरम बनना सीखो। रितेश अग्रवाल का सबसे बड़ा सुपर पावर है, वो मांगने से डरते नहीं हैं। सोचिए, जब वो 17-18 साल के थे, उन्होंने पीटर थील जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर को कन्विंस किया। जब वो 20 साल के थे, उन्होंने मसायोशी सोन से $1 बिलियन का चेक लिया। एक नॉर्मल इंसान सोचता है कि मैं इतना छोटा हूं, ये लोग मुझसे क्यों मिलेंगे? रितेश सोचते हैं, अगर मैं इनसे नहीं मिलूंगा तो मेरा नुकसान है, अगर मिल लिया तो शायद बात बन जाए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उनकी हायरिंग स्ट्रैटेजी। जब ओयो ग्रो कर रहा था, रितेश को पता था कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो 23-24 साल के थे, उन्होंने कभी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी नहीं चलाई थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ईगो को साइड में रखा और आदित्य घोष को हायर किया। आदित्य घोष कौन थे? इंडिगो एयरलाइंस के प्रेसिडेंट, एक 50 साल का वेटरन आदमी जिसने एविएशन इंडस्ट्री में डंका बजाया था। रितेश ने उन्हें ओयो का सीईओ इंडिया एंड साउथ एशिया बना दिया। लोगों ने कहा, एक 24 साल का लड़का एक 50 साल के वेटरन को कैसे मैनेज करेगा? रितेश का जवाब सिंपल था, अगर मैं कमरे में सबसे समझदार आदमी हूं तो मैं गलत कमरे में हूं। इफ आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, आई एम इन द रॉन्ग रूम। रितेश ने उन लोगों को हायर किया जो उनसे ज्यादा जानते थे। उन्होंने रोहित कपूर, मकिन्जी के डायरेक्टर को हायर किया। उन्होंने मंदर वैद्य को हायर किया। उन्होंने अपनी वीकनेसेस को दूसरों की स्ट्रेंथ से कवर कर लिया। यही एक ट्रू लीडर की निशानी होती है। फाउंडर का काम सब कुछ खुद करना नहीं होता, फाउंडर का काम बेस्ट टीम असेंबल करना होता है। लेसन 2, स्किन इन द गेम। खुद पर दांव लगाना। स्टार्टअप फाउंडर्स अक्सर सेकेंडरी सेल करते हैं, मतलब जब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है तो वो अपने थोड़े शेयर्स बेचकर कैश निकाल लेते हैं, घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, रिस्क फ्री हो जाते हैं। रितेश अग्रवाल ने इसका उल्टा किया। जब पूरी दुनिया ओयो पर सवाल उठा रही थी, जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, तब रितेश ने $2 बिलियन का कर्जा लेकर अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीदे। ये मूव बिजनेस स्कूल्स में केस स्टडी बन गया। क्यों किया उन्होंने ऐसा? इसका जवाब है सिग्नलिंग। जब इन्वेस्टर्स, सॉफ्ट बैंक, लाइट स्पीड ने देखा कि फाउंडर खुद इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, तो उनका भरोसा डबल हो गया। रितेश ने दुनिया को मैसेज दिया, तुम्हें लगता होगा ओयो डूबेगा, लेकिन मुझे पता है ओयो उड़ान भरेगा। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। अगर आज ओयो वापस प्रॉफिट में आया है, तो उसका बड़ा रीजन ये है कि रितेश के पास कंट्रोल था। वो इन्वेस्टर्स के पपेट नहीं थे। वो अपनी शर्तों पर कंपनी चला सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी गर्दन फंसा रखी थी। एंटरप्रेन्योरशिप में इसे कहते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अगर आप खुद अपने आइडिया पर बैटिंग नहीं कर सकते, तो कोई और क्यों करेगा? लेसन 3, द पिवट। जिद्दी मत बनो, फ्लेक्सिबल बनो। रितेश की कहानी का तीसरा सबसे बड़ा लेसन है अडेप्टेबिलिटी। शुरू में रितेश का फोकस था ग्रोथ, हर जगह ओयो होना चाहिए। उन्होंने यूएसए में, चाइना में, लैटिन अमेरिका में अग्रेसिव एक्सपेंशन किया। लेकिन जब वक्त बदला, जब कोविड आया, रितेश ने अपनी ईगो को बीच में नहीं आने दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो ग्लोबल किंग बनूंगा। उन्होंने अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा, हमने बहुत तेजी से एक्सपैंड किया जो गलत था। उन्होंने यूएसए और लैटिन अमेरिका से ऑपरेशंस कम कर दिए। उन्होंने फोकस वापस इंडिया और यूरोप पर लगाया। उन्होंने बिजनेस मॉडल बदल दिया, मिनिमम गारंटी से रेवेन्यू शेयर। बहुत सारे फाउंडर्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने ओरिजिनल आइडिया से प्यार कर बैठते हैं। वो मार्केट की नहीं सुनते। रितेश ने मार्केट की सुनी। जब मार्केट ने कहा ग्रोथ, वो भागे। जब मार्केट ने कहा प्रॉफिट, वो रुक गए और ऑप्टिमाइज किया। जिंदा वही रहता है जो वक्त के साथ बदलता है। ओयो आज एक टेक कंपनी है, सिर्फ एक होटल चेन नहीं। लेसन 4, कस्टमर ऑब्सेशन, द मंचूरियन लॉजिक। याद है पार्ट 1 में हमने मंचूरियन थ्योरी की बात की थी? रितेश अग्रवाल आज भी उस थ्योरी को नहीं भूले हैं। इतना बड़ा एम्पायर बनाने के बाद भी रितेश आज भी रैंडमली किसी ओयो में चेक इन कर लेते हैं। वो अंडरकवर बॉस की तरह जाते हैं ताकि ग्राउंड रियलिटी देख सकें। उन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया में कस्टमर लग्जरी नहीं मांग रहा, कस्टमर वैल्यू मांग रहा है। ओयो ने weddings.in को अक्वायर किया। क्यों? क्योंकि इंडिया में शादी एक रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। लोग होटल में रुके न रुके, शादी जरूर करेंगे। ओयो ने यूरोप में डांस सेंटर खरीदा, वेकेशन होम्स। क्यों? क्योंकि कोविड के बाद लोग होटल्स के बजाय प्राइवेट विलाज में रहना पसंद कर रहे थे। रितेश हमेशा कस्टमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां कस्टमर जाने वाला है।
लेसन 5, रेजिलियंस, गिरकर उठना ही जीत है। शार्क टैंक इंडिया पर आपने रितेश को देखा होगा। वो हमेशा हंसते रहते हैं। उनकी आवाज में एक ठहराव, कामनेस है। कोई उन्हें देखकर ये नहीं बोल सकता कि इस आदमी ने पिछले 3 साल में नरक देखा है। मीडिया ट्रायल्स, कोर्ट केसेस, ले ऑफ्स, पैंडेमिक, बैंक्रप्सी का डर। एक नॉर्मल इंसान टूट जाता, डिप्रेशन में चला जाता। लेकिन रितेश का फिलॉसफी सिंपल है, दिस टू शैल पास। वो स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं। वो अपनी फैमिली और रूट से जुड़े हुए हैं। हाल ही में उनकी शादी हुई, जहां उन्होंने अपने होम टाउन रायागढ़ के लोगों को नहीं भूला और देश के प्रधानमंत्री को भी इनवाइट किया। ये दिखाता है कि वो जमीन और आसमान दोनों को छूना जानते हैं। उनका मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आज बुरा वक्त है, कल अच्छा होगा, बस पिच पर टिके रहो। ओयो का वापस आना, रेसुरेक्शन, इस बात का सबूत है कि अगर फाउंडर हार न माने तो कंपनी कभी नहीं मरती। द फ्यूचर, व्हाट नेक्स्ट फॉर ओयो। तो अब ओयो का फ्यूचर क्या है? रितेश अग्रवाल का विजन अब सिर्फ बड़ा बनना नहीं है, अब बेहतर बनना है। कंपनी आईपीओ की तैयारी कर रही है, फाइनेंशियल सुधर चुके हैं, कैश फ्लो पॉजिटिव है, डेट कम हो रहा है। ओयो अब प्रीमियम सेगमेंट में भी घुस रहा है। पैलेट ब्रांड के थ्रू वो अपस्केल होटल्स को टारगेट कर रहे हैं। संडे ब्रांड के थ्रू वो लग्जरी विलाज ऑफर कर रहे हैं। रितेश चाहते हैं कि ओयो सिर्फ एक बजट होटल ब्रांड न रहे, बल्कि हर तरह के ट्रैवलर के लिए सोल्यूशन बने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ओयो अगला मैरियट बन पाएगा? मैरियट को बनने में 90 साल लगे, ओयो को अभी सिर्फ 10 साल हुए हैं। रितेश के पास वक्त है, एनर्जी है, और अब उनके पास एक्सपीरियंस भी है। वो जोशीला लड़का नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन है। कंक्लूजन, द लेगेसी ऑफ रायागढ़ बॉय। इस कहानी को खत्म करते हैं वहीं से जहां से शुरू की थी, रायागढ़, उड़ीसा। अगर 20 साल पहले कोई उस छोटे से रितेश को बोलता कि एक दिन तुम्हारे पास $10 बिलियन की कंपनी होगी, तो शायद वो खुद भी यकीन नहीं करता। लेकिन रितेश ने अपनी किस्मत खुद लिखी। उसने डिग्री को नहीं, स्किल्स को चुना। उसने कंफर्ट को नहीं, रिस्क को चुना। उसने लोगों की बातों को नहीं, अपनी जिद को चुना। रितेश अग्रवाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि आप कहाँ से आए हैं ये मैटर नहीं करता। आपके पेरेंट्स अमीर हैं या गरीब ये मैटर नहीं करता। आपके पास डिग्री है या नहीं ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो सिर्फ एक चीज़, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी और आपकी जिद। इंडिया में हजारों स्टार्टअप्स बनते हैं और बंद होते हैं, लेकिन ओयो की कहानी हिस्ट्री बुक्स में लिखी जाएगी। इसलिए नहीं कि वो कितनी बड़ी कंपनी बनी, बल्कि इसलिए कि वो कितनी बार गिरकर खड़ी हुई। रितेश अग्रवाल ने हमें सिखाया कि हैकिंग सिर्फ कंप्यूटर पर नहीं होती। आप लाइफ को हैक कर सकते हो, आप करियर को हैक कर सकते हो, आप पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हैक कर सकते हो। बस शर्त यह है कि जब दुनिया आपको नो बोले, तो आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि आप मुस्कुरा कर कहें, अभी तो मैंने शुरू किया है। ये थी रितेश अग्रवाल की मास्टर क्लास, द सिम कार्ड सेलर, द ड्रॉप आउट, द बिलियनर, द सर्वाइवर। कीप बिल्डिंग। जय हिंद।